गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। सो आज का अपना क्वेश्चन है ऑथोरिटीज अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 97। एक्चुअली ना ये वही क्वेश्चन है जो अपन पीछे भी देख चुके हैं, जैसे मैकेनिज्म फॉर सॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। बट बहुत बार ऑथोरिटीज करके बोला जाता, तो अपन फिर से एक बार देख लेते, उसमें सेम ही आएगा जो मैकेनिज्म में देखा था, लेकिन देख लेते। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, हाँ अपन इसको फास्ट फास्ट देखेंगे, मैंने पहले ही ये समझा के रखा है पिछली वीडियो में। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 provides structured multi-tier machinery for prevention and settlement of industrial dispute. The authorities range from internal bipartite committees to form judicial bodies. अंडर चैप्टर 2 ऑफ द एक्ट द फॉलोइंग ऑथोरिटीज आर एस्टेब्लिश, मतलब ये मल्टी टीयर मशीनरी सिस्टम देता फॉर प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। एंड देन ये ऑथोरिटी जो है ये इंटरनल बायपार्टाइट, मतलब दो पार्टी का सुन के डिसीजन देने वाली सेटलमेंट वगैरह से लेके ये फॉर्मल जुडिशियल बॉडी तक ऑथोरिटीज जाती। सबसे पहले आती वर्क कमेटी सेक्शन 3 के तहत, एज डिस्कस प्रीवियसली दिस इज द लोएस्ट टीयर एंड फोकस ऑन इंटरनल हार्मनी। Trigger mandated for establishment with 100 or more workmen to promote amity and good relation through equal representation of employers and workers। ये समझ में आ जाएगा अभी आपको। कंसिलिएशन ऑफिसर सेक्शन 4, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब स्टेट या सेंट्रल दोनों में से कोई भी अपॉइंट कंसिलिएशन ऑफिसर टू मेडिएट एंड असिस्ट पार्टीज इन रीचिंग अ सेटलमेंट। सो उनका रोल क्या रहता है? दे एक्ट एज फैसिलिटेटर नॉट जज। दे डू नॉट हैव द पावर टू फोर्स अ डिसीजन बट एम टू इंड्यूस द पार्टीज टू कम टू फेयर एंड अमिकेबल सेटलमेंट। मतलब उनके पास ये पावर नहीं है कि वो उनका जो भी डिसीजन हो बाइंडिंग कर सके, लीगली बाइंडिंग नहीं होता वो, बट वो फेयर एंड एमिकेबल सेटलमेंट रीच करने में बहुत मदद करते। और वो जज भी नहीं रहते, वो फैसिलिटेटर रहते, सिर्फ मध्यस्थी रहते वो। प्रोसेस, इफ अ सेटलमेंट इज रीच दे सेंड अ रिपोर्ट टू गवर्नमेंट विद अ मेमोरेंडम साइन बाय द पार्टीज। इफ इट फेल्स दे सबमिट अ फेल्योर रिपोर्ट। सो ये हो गया बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन सेक्शन 5। पहले ये बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन था, लेकिन अभी कंसिलिएशन ऑफिसर ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। When a dispute is too complex for a single officer, the government may appoint a board. Composition: a chairman, independent person, and 2 or 4 members representing the parties in equal number. फंक्शन सिमिलर है, जो भी कंसिलिएशन ऑफिसर करता था वो लोग भी यही करते, बस वो उधर अकेला था, इधर ये 5 लोगों की बॉडी रहती, जिसमें एक चेयरमैन या 2 या 4 मेंबर्स भी रह सकते। कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी सेक्शन 6, इट इज़ एन इन्वेस्टिगेटरी बॉडी रदर देन डिस्प्यूट सेटलिंग वन, मतलब इनका काम सिर्फ इन्वेस्टिगेट करना है। टू इंक्वायर इनटू एनी मैटर अपेयरिंग टू बी कनेक्टेड विथ और रिलेवेंट टू एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, मतलब जो भी मैटर रिलेटेड है या फिर कनेक्टेड है किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से, उसका वो इंक्वायरी करते। देन आउटपुट, दे सबमिट अ रिपोर्ट टू गवर्नमेंट यूजुअली विद इन 6 मंथ टू प्रोवाइड फैक्चुअल बेसिस फॉर फर्दर एक्शन। तो वो डिस्प्यूट का जो भी फैक्ट है, मतलब जिस वजह से वो डिस्प्यूट ऑकर हुआ, वो गवर्नमेंट तक वो रिपोर्ट सबमिट करके पहुंचाते अंडर 6 मंथ्स या विद इन 6 मंथ्स। Adjudication authority is the judicial tier. When conciliation fails, the dispute is referred to adjudication. These bodies have the power to pass awards that are legally binding. So उसमें सबसे पहले आते लेबर कोड सेक्शन 7, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल 7A एंड नेशनल ट्रिब्यूनल 7B। So labor courts jurisdiction handles matters specific in the second schedule. Legality of an order passed by an employer, discharge or dismissal of workman, withdrawal of concession, वही जो अपन ने पीछे देखा कि सभी मैटर हैंडल करते जो भी सेकंड शेड्यूल के अंदर है। देन प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अ पर्सन हु हैज़ बीन जज ऑफ हाई कोर्ट और हैज़ हेल्ड जुडिशियल ऑफिस फॉर स्पेसिफिक पीरियड, उसको ही अपॉइंट करा जाता है यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर करके। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हैंडल्स मैटर इन बोथ सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल्स, वेजेस, आवर्स ऑफ वर्क, लीव विथ वेजेस, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, रिट्रेचमेंट। इनका स्कोप वाइडर रहता है क्योंकि ये सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल में जो भी मैटर रहते हैं उनको हैंडल करते। दे डील विथ इश्यूज अफेक्टिंग द इंटायर इंडस्ट्री और लार्ज ग्रुप ऑफ वर्कर्स। देन नेशनल ट्रिब्यूनल्स, ट्रिगर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, मतलब ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। देन हैंडल्स डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और डिस्प्यूट दैट अफेक्ट इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट सिचुएटेड इन मोर देन वन स्टेट। मतलब अगर नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई इश्यू हो कि एक प्रॉब्लम लेकिन सब स्टेट की फैक्ट्रीज में चल रही, तो उस कंडीशन में नेशनल ट्रिब्यूनल में जाएंगे वो, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इन लोगों को। Then grievance redressal machinery. Every industrial establishment employing 20 or more workmen must have one or more grievance redressal committees for the resolution of dispute arising out of individual grievances. So ये अभी देखा अपन ने सेक्शन 9C। देन एक आर्बिट्रेशन का रह गया शायद से, अगर कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ने उस एग्रीमेंट पे साइन कराऊंगा और उसमें लिखा होगा आर्बिट्रेशन का कोई भी स्पेशल क्लॉज मेंशन होगा, तो वो आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे और उसका जो भी अवार्ड आएगा वो फिर लीगली बाइंडिंग हो जाएगा। So authorities works committee bipartite nature, internal consultative, then conciliation officer external nature, mediation persuasive, labor court judicial, adjudication binding, industrial tribunal judicial,
एडजुडिकेशन बाइंडिंग, नेशनल ट्रिब्यूनल जुडिशियल, नेशनल लेवल पे है ये अथॉरिटी, देन बाइंडिंग, उसका भी वो एक आर्बिट्रेशन रह गया बस उधर। देन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ले ऑफ, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो बस ये चार्ट एक बार ध्यान रख लो।